नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा जोरों से नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालने के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बढ़ गया है। जी हां, इस मामले पर मुस्लिम संगठन में मतभेद क्यों है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अयोध्या मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान पर 5 एकड़ की जमीन भी वो स्वीकार नहीं करेगा। लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद बोर्ड के सचिव एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमें वही जमीन चाहिए जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन लेना शरिया के खिलाफ है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया को मानता है। जफरयाब जिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इस बात को माना कि वहां नमाज पढ़ी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि गुंबद के नीचे भगवान राम के जन्मस्थान का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मस्जिद की जमीन स्थानांतरित नहीं की जा सकती। उस वक्त मस्जिद में मूर्ति रखी गई तो वो गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है। तो उसको हम डीटी कैसे मान लें? हिंदू लॉ के लिहाज से डीटी कैसे हो जाए? तो उसको ज़मीन कैसे दिया सकते? सबसे बुनियादी सवाल ये। फिर सुप्रीम कोर्ट में कब्ज़े के बारे में जो कहा गया है, तो ये मानने के बाद कि मीर बाकी के ज़माने में मस्जिद बनी, तो अब उसके बाद मस्जिद काहे के लिए बनती? नमाज़ पढ़ने के लिए बनती। कहाँ ये आया है कि मस्जिद में 200 साल 300 साल कुछ और हुआ, नमाज नहीं हुई? कोई एविडेंस की नहीं। इसलिए उस ज़माने की एविडेंस हो नहीं सकती। सेक्शन 114 सिविल प्रोसीजर कोड का रेड विद ऑर्डर 48 और सुप्रीम कोर्ट रूल से बहुत क्लियर शब्दों में कहता है कि रिव्यू वही फाइल कर सकता है जो केस में पार्टी हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस केस में पार्टी नहीं है, तो उनका बहुत सीरियस डाउट है मुझे उनके लोकस पे रिव्यू फाइल करने के लिए। पर अगर वो रिव्यू फाइल करते हैं तो मैं आपके सामने बहुत संजीदगी से बयान देना चाहता हूँ कि हिंदू पक्षकार भी बहुत सीरियस तौर पर सोचेंगे कि उनको इस केस में रिव्यू फाइल करना है कि नहीं करना है। जो मुद्दा सुलझ गया है उसे उलझाने की ज़रूरत नहीं है। अब सुलझाने का रास्ता अपनाना चाहिए, उलझाने का नहीं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत कम लोग, आइसोलेटेड लोग हैं, कब थोड़े से लोग हैं जो कि प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक बार ये सब लोगों की एक भावना थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम सब तस्लीम करेंगे, उसे सब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे। तो उसके बाद ये फिर नई नई चीज़ें ये कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दे को सुलझाने के दिशा में नहीं बल्कि उसको उलझाने की दिशा में कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने भी लॉ के जानकार हैं या जो भी इस पूरे मामले को ठीक से समझना चाहते हैं, 1045 पृष्ठ की जो अदालत का जो फैसला है उसको जरा ध्यान से पढ़ें। ये अवेलेबल है, सर्कुलेट हो रहा है और इसको आप डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, इसके कई पन्ने हैं, कई सारे मायने हैं जिसको कि जानबूझकर जफरयाब जिलानी लोगों के सामने नहीं बता रहे, जग जाहिर नहीं कर रहे हैं। अगर इस सारे पहलू को अगर समझ कर बात करें तो समझ में आएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो पक्ष है महज पॉलिटिकल है। कुछ, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इस मामले को तूल देना चाहते हैं, बने हुए बात को बिगाड़ना चाहते हैं। अयोध्या मामले पर जुड़ी सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से अजीत सिंह और दिल्ली से विक्रांत यादव। विक्रांत, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगा। अदालत का यह फैसला साफ कहता है कि ऑर्डर जो है सूट नंबर 4 यानी कि रामलला विराजमान, सूट नंबर 5 यानी रामलला विराजमान के नाम डिक्री है, यानी कि यह फैसला उनके पक्ष में जाता है। वो ये पूरी तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड के क्लेम को खारिज करता है। फिर यह फैसला कहता है कि आर्टिकल 142 के तहत और मोल्डिंग ऑफ रिलीफ की प्रतिक्रिया के तहत अदालत जितना उसकी सीमा है उससे आगे जाकर फैसला सुना सकती है, और उसी में यह 5 एकड़ जमीन की बात हुई है। तो यानी साफ अदालत का फैसला, और वो भी यूनानिमस, इस बात को कहता है कि उस जमीन पर हक सिर्फ रामलला विराजमान का है।
देखिए बिल्कुल आनंद, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पूरी तरह से एक राय से, और 5 जजों की जो बेंच थी संविधान पीठ, उसने सभी ने एक राय से एक जजमेंट लिखा था, और उस जजमेंट में पूरी तरीके से ये इस फैसले को लेकर के सभी जजेस की एक राय थी कि जो मंदिर है उसका अधिकार दिया जाता है, और इसी कारण से वहाँ पर ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण की अनुमति दी। साथ ही कोर्ट ने जो 5 एकड़ की ज़मीन दी उसके लिए भी अधिकार छोड़ा। लेकिन अब जो बड़ी बात उठ रही है, जो मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वो इस मामले में जो रिव्यू फाइल कर रहे हैं वो इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि रिव्यू पिटीशन फाइल करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और कानूनी रूप से उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है। एक उम्मीद जरूर ये हुई थी कि क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला था उससे पहले तमाम लोगों ने अलग अलग मंचों से इस तरह की एक पहल शुरू की थी कि अदालत का जो भी फैसला है उसे सभी पक्ष स्वीकार करेंगे, ताकि समाज में प्रेम भाईचारा बढ़े और आपस में एक दूसरे के बीच में अगर किसी तरह की कोई कटुता है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो एक आम सहमति उसे लेकर के बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना है कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, वो कानून में ही जो रेमेडी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक अधिकार उन्हें मिला हुआ है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। बिल्कुल विक्रांत, देखिए वो भले ही अदालत के दायरे और अदालत का हवाला दे, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले को ये पूरी तरह से मानेंगे, जो फैसला करेगा वो कोर्ट करेगा। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी व्यक्ति इसमें ओरिजिनल लिटिगेंट नहीं है, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है। दूसरी बात, ये जितने AIMPLB के हैं जो कहते हैं ये हमारी मस्जिद थी, इन्होंने आज तक कभी वहां नमाज नहीं पढ़ी, ना ही वो कभी वहां गए हैं। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आनंद, आपने सही बात कही कि ये सभी लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर आप देखें सुन्नी वक्फ बोर्ड, उन्होंने बैठक से किनारा कर लिया। जुफर फारूकी उन्होंने साफ तौर उससे किनारा कर लिया। इकबाल अंसारी जो उसके पक्षकार है उन्होंने किनारा कर लिया। तो पूरी तरह से ये सियासी, हालांकि जब मौलाना महमूद मदनी बाइट दे रहे थे उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन में इसलिए जाएंगे कि हमारा हक है, लेकिन इसका क्या हाल होगा ये भी हमें पता है। तो कुल मिलाकर इसे ये एक सियासी स्टंट ही कहा जाएगा। और लगातार, क्योंकि सभी लोग इस बात को पहले कह रहे थे कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे, वो हमारे लिए मान्य होगा। लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही कि हमको जहां वहां मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी, मूर्ति रखी गई, इन सब चीजों को जिस तरह कल जफर याब जिलानी ने कहा, उससे साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं इसे सियासी टूल देने की कोशिश इसमें असीजुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने बातचीत नहीं की मीडिया से और फिर मीटिंग से वो बाहर वापस निकल गए। निश्चित तौर पर आनंद, इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर हिंदू पक्षकार इनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान पीठ का फैसला। लिहाजा अब ऐसे लोग इसमें जो आवाज उठा रहे हैं आनंद, वो उनका कोई लेना देना नहीं था, वो अयोध्या आते जाते नहीं, उन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं, लेकिन अयोध्या निवासी नहीं, अयोध्या में वहां पर कभी आए नहीं, कभी वहां पर नमाज पढ़ी नहीं, वहां का हाल देखा नहीं, वहां के लोगों से बात की नहीं, पर फिर भी इस मामले को तूल दे रहे हैं, बनती बात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दो फाड़ हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने का अधिकार है, इस पर कानून क्या कहता है। कानून की जानकारी की माने तो संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। अयोध्या मामले में पक्षकार पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका फैसला आने से 1 महीने के अंदर दाखिल करनी होती है। जानकारों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली 99.9% पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। सिर्फ 0.1 यानी 0.1% पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होती है। पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच के समक्ष दाखिल की जाती है जिसने फैसला सुनाया है। अयोध्या मामले में नई याचिका डालने पर एक पेच है। अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं, तो क्या इस मामले की पुनर्विचार याचिका के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जगह बेंच में दूसरे जस्टिस को शामिल किया जाएगा। बाकी बेंच में शामिल 4 जस्टिस वही रहेंगे। पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। अब इतने सारे दावपेच हैं। एहतशाम हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। एहतशाम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब नए चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े भी अयोध्या बेंच के मेंबर थे। दूसरी बात कि यह पुनर्विचार याचिका जो लिटिगेंट है उसको फाइल करने की जरूरत है। AIMPLB इसको नहीं फाइल कर सकता, सुन्नी वक्फ बोर्ड को करना है इसको फाइल, अगर करना है तो।
देखिए, इसमें जो तरीका ये है कि जो भी याचिकाकर्ता रहे हों उनको ये अधिकार है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सके और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का भी स्कोप रहता है। तो ये जो मामला है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, उसमें जो याचिकाकर्ता हैं 6 याचिकाकर्ता है, जिसमें एक याचिकाकर्ता सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उन्होंने कह दिया है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन बाकी 3 और लिटिगेंट हैं, उनके तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सपोर्ट कर रही है उनको। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी यहाँ पे याचिकाकर्ता नहीं रही है, ना ही जमीयत उलमा हिंद, लेकिन उन लोगों ने इन याचिकाकर्ताओं को सपोर्ट किया है और वो उनके आधार पर कह रहे हैं कि ये 3 याचिकाकर्ता पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी दोनों इस बैठक में नहीं बैठे और दोनों पुनर्विचार याचिका के खिलाफ हैं। अब बात यह है कि अब ये दोनों, क्योंकि जो जमीन का जो टाइटल है और जो 5 एकड़ जमीन जो दी गई है और जो फैसला है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को यूज किया गया है। सूट नंबर 4 एहतशाम विक्रांत हमारे साथ है, लेकिन ये सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा। तो ऐसे मामले में क्या AIM-PLB किसी को भी आगे कर इसको खड़ा कर सकती है इस रिव्यू पिटीशन को, या ये सिर्फ सियासत है? देखिए, टेक्निकली कोई एक याचिकाकर्ता भी किसी भी पार्टी का किसी भी तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में आकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना होगा। अब उसको किस डेप्थ तक सुना जाएगा ये कोर्ट का अधिकार है, क्योंकि आमतौर पे चेंबर में भी सुनकर इस तरह की याचिकाओं को निपटारा उसका किया जाता है और कभी कभी अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हो तो उसको खुली अदालत में भी उस पर बहस होती है। तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उसको किस हद तक ले जाता है। लेकिन टेक्निकली अगर एक याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात विक्रांत ये थी कि सभी पक्षों ने ये कहा था कि इस फैसले के बाद ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, जो फैसला सुनाया जाएगा उसको हम और तूल नहीं देंगे, उस पर अमल करेंगे। अब अगर मुस्लिम पक्ष इस तरह की पहल करता है तो हिंदू पक्ष भी बात बिगाड़ने को तैयार है और मामला फिर से फंस जाएगा, जबकि इस मामले के साथ सामूहिक सौहार्द बनाने की जरूरत थी, देश को आगे लगकर चलने की जरूरत थी यहां, लेकिन इंडिविजुअल धर्म और इंडिविजुअल पर्सनल लॉ को आगे लेकर चल रहे हैं ये। देखिए आनंद, एक चीज़ को भारत की राजनीति में कई दशकों से ये मामला राजनीतिक रूप से बना हुआ है। भले ही सभी लोग ये कहते रहे कि ये मामला उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, भले ही दोनों ही पक्ष, लेकिन ये भी सच्चाई है कि राजनीति इसके इर्द गिर्द होती रही। लेकिन एक चीज़ देखनी होगी कि जजमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम लोगों ने अलग अलग मंचों से कहा था कि जो भी फैसला है उसे खुले मन से स्वीकार किया जाए और किसी तरीके की हार की हताशा या जीत का उन्माद नहीं दिखाई दे और बहुत ही संयमित रह करके फैसले को स्वीकार सभी पक्ष करें। और उसका एक सकारात्मक परिणाम ये भी देखने को मिला कि देश में कहीं पर भी जांच एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हुए थे, लेकिन कहीं से भी किसी तरीके की कोई गड़बड़ी या आपस में झगड़े की बात सामने नहीं आई, ना ही किसी तरीके का उन्माद देखा गया जीत को लेकर, ना ही कोई हार को लेकर के शोक देखा गया। तो एक तरीके से उसे फैसले के रूप में लिया गया और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इस फैसले को सभी पक्ष खुले मन से स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जजमेंट के बाद का माहौल रहा वो निश्चित तौर पर काफी प्रेरणादायक था। लेकिन अब चूंकि दोबारा से राजनीति तेज हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में रिव्यू फाइल की जाएगी, तो आगे किस तरीके से इस मामले के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी ये जरूर देखने लायक बात होगी। विक्रांत बने रहिए हमारे साथ, अजीत बने रहिए हमारे साथ। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। हालांकि इसी बोर्ड के तमाम सदस्य फैसले से पहले कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो वो मंजूर होगा। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में आया बदलाव। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को रास नहीं आ रहा। इकबाल अंसारी ने कहा कि हमने फैसला स्वीकार कर लिया है, अब हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। इकबाल अंसारी के मुताबिक वो भारत के मुसलमान हैं और संविधान को मानते हैं। अंसारी कहते हैं कि अयोध्या मुद्दा बेहद अहम था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इसे यहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के कानून का सम्मान भी करते हैं। हमने फैसला मान लिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि पक्षकार बहुत ज़्यादा है, कौन क्या करता है हम सबके जिम्मेदार भी नहीं हैं। हम अपने आप को जिम्मेदार है, जितने लोगों ने मेरी बात माना अमन चैन रहा। अब कौन लोग क्या कर रहे हैं ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि 25 पक्षकार हैं हिंदू मुसलमान मिल करके, 5 पक्षकार मुसलमानों में हैं, सबके मुकदमे अलग अलग हैं। हमने अपना फैसला, हमें मुझको अपनी जिम्मेदारी है कि हमने जो कहा लोगों ने मान लिया। आज जो है, आज भी हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो हो गया वो हो गया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 70 साल, अब आप मान लीजिए कि फैसला कहाँ चला गया और हमने मान लिया।
इकबाल अंसारी के पिता के ज़माने से ये चलता आ रहा है अजीत, और अब वो खुद कह रहे हैं जो हो गया, हम भी इस देश के निवासी हैं, इस देश के मुसलमान हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, कोर्ट का फैसला आ गया, अब इस मामले को यहीं ख़त्म कीजिए। दूसरी बात अजीत, एक और बात याद रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, खासकर असदुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी पूरी जजमेंट को नहीं बता रहे, सिर्फ एक दो पैराग्राफ को पढ़कर सुना रहे हैं, क्योंकि ये जजमेंट ये भी कहता है कि ये जो बना था मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद बना था, ये खाली जमीन पर नहीं बना था, इसके नीचे का ढांचा मंदिर था। क्या मंदिर था ये नहीं मालूम, लेकिन मंदिर था। दूसरा ये कहा कि ये जो ढांचा था वो गैर इस्लामिक था, अन इस्लामिक था ये पूरा जो और कभी भी इनके खिलाफ फैसला इसीलिए गया कि कभी भी यहां पर एडवर्स पोजीशन यानी सिर्फ ईदगाह कभी नहीं हुआ करती थी, हमेशा वहां नमाज और पूजा दोनों हुई है। और यह भी कहा कि डोम के नीचे भी पूजा हुई, मेटल की दीवार लगाने के बावजूद वहां पर पूजा हुई। और ये सारी बातें वहां पर फैसले में लिखी हैं 1045 पेज के इस जजमेंट में। तो क्या इस सब को नहीं पढ़ा उन्होंने? जब ये कहा गया है कि वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर ही अन इस्लामिक था, तो उस पर क्यों जिद पे अड़े हैं ये लोग? देखिए आनंद, बिल्कुल सही बात आपने कही। 1045 पृष्ठ का जो जजमेंट है वो सब बातें जफरयाब जिलानी और जो AIM की जो इनकी पूरी पार्टी है वो नहीं बता रही। वो सिर्फ इस बात को बता रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, वहाँ मस्जिद थी। इस बात को नहीं बताते कि कोर्ट ने कहा कि वो गैर इस्लामिक जगह थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तथ्य को छुपाने की कोशिश वो करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले को पूरी तरह से सियासी तौर पर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसके जो मेंबर थे, जो कल 30 से 35 लोग बैठक में आए थे, इसमें से शायद एक आध आदमी भले अयोध्या गया हो, बाकी 30 लोग नहीं गए होंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि जगह कैसे है, किस तरह से उसका जो मौके पर जो स्थिति है वो किस तरह है, अयोध्या में क्या माहौल। उनको बंद कमरे में बैठकर वो मीटिंगें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। जबकि इकबाल अंसारी जो अयोध्या में रहते हैं, उनके पिता हासिम अंसारी जो लगातार उस मसले को जो पैरवी करते रहे, रामचंद्र परमहंस के साथ एक ही रिक्शे से जाते रहे, गंगा जमनी तहजीब को कायम करते रहे कि फैसला जो आएगा हम उसे मानेंगे, लेकिन आपसी भाईचारे को बनाकर रखना है। और अयोध्या में कमोबेश वो कायम भी है। लेकिन ऐसे लोग जफरयाब जिलानी या जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड जो उसमें शामिल हो, उसने साफ तौर पर जुफर फारूकी हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है आनंद, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। लेकिन इनमें से 3 लोग, जैसा कि हमारे बड़ी सहयोगी एहतसाम बता रहे थे, 3 लोग हैं जो तैयार हैं कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। उनको यह भी पता है कि क्या होने वाला और किस तरीके से रिव्यू पिटीशन होगी, क्योंकि 1 महीने का वक्त होता है और 9 तारीख का फैसला। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को सियासी तौर पर इनको प्रस्तुत करना है, वही करने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये कोशिशें जो हैं अमन के रास्ते को में खलल डालेंगी। जहां बनती बात है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये, और छोटी और ऐसे पेचीदा मामलों में बनती बात को बिगड़ने में वक्त ज़्यादा नहीं लगता। और ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस माहौल को बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में आए बदलाव पर विश्व हिंदू परिषद का नजरिया भी सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम समुदाय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। VHP ने इस मामले में महात्मा गांधी की याद दिलाई और कहा कि बापू ने सोमनाथ मंदिर के मामले में इसी तरह की अपील की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में आए बदलाव को VHP ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। लड़ाई समाप्त हो गई है, शैडो बॉक्सिंग हो रही है। अपने पीछे के लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया होता, पर अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ समय और ये प्रीटेंसेस चलने चाहिए तो चला लें। पर 5 जजों ने असाध्य मेहनत करके सर्वसहमति से एक फैसला बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें रिव्यू का कोई पर्याप्त आधार होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इस निर्णय में कोई परिवर्तन हो सकता है। मुसलमानों में ही मैं बता रहा हूं कि अगर रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो 99% मुसलमान ही उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो अच्छा होगा कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे और जो भी सर्वोच्च न्यायालय से फैसला है सब लोग उसमें जो है तो संतोष करें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ने दें। इसी जो है मजहबी लड़ाई में जो है तो उलझा करके और हिंदुस्तान में जो है भाईचारे को तोड़ना ये अच्छा नहीं होगा। अजीत, अयोध्या में लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शायद ये नहीं जानता कि अयोध्या में ही कितने सारी मस्जिदें हैं जिनको कि इनकी वक्फ बोर्ड ने और इन्होंने ही आज तक ऐसे ही निगलेक्ट करके छोड़ दिया है कि वहां कोई नहीं जाता, कोई नमाज नहीं पढ़ता। ये बात भी उठकर सामने आई है कि क्यों अड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं जब अयोध्या आगे बढ़ना चाहता है, देश आगे बढ़ना चाहता है।
देखिए बिल्कुल ये बात साफ है आनंद की अयोध्या के जो लोग हैं, जो चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे हिंदू पक्षकार हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सभी लोगों का कहना है कि हम इस फैसले से संतुष्ट हैं। और यहाँ जो और मस्जिदें हैं वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। ये लोग कितनी बार अयोध्या गए, कितनी बार उन्होंने नमाज पढ़ी, कितनी बार आए, इस सब चीज़ों पर सवाल खड़ा करते हैं। और इकबाल अंसारी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम उस फैसले को मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वहाँ के और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो मौलाना मौलवी, वो भी इस बात पर राजी हैं कि फैसले को हम स्वीकार करते हैं। सरकार ने अगर 5 एकड़ जमीन दी है जहाँ हमें देगी मस्जिद के लिए, वहाँ हम लेंगे, उस जमीन को हम स्वीकार करेंगे। उस पर भी सियासत ये लोग कर रहे हैं कि हम खैरात में नहीं लेंगे, वहां जमीन पर नहीं जाएंगे, अदालत के आदेश को चुनौती देंगे। तो निश्चित तौर पर जो अयोध्या के लोग हैं, वो दोनों पक्षकार, दोनों समाज के लोग इस बात को साफ तौर पर कहते हैं कि हमें अदालत के आदेश को मंजूर करना है, हमें उसको मानना है और हम उसको मानेंगे। और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो अयोध्या की परंपरा रही है कि यहां कभी कुछ नहीं होता, उसको हम कायम रखेंगे। और ये जो सियासत हो रही है उसे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम उस फैसले पर अमल करेंगे। तो निश्चित तौर पर आनंद, इनके जो फैसले हैं, जो रिव्यू पिटीशन की बात है, वो कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों को मंजूर नहीं है। अयोध्या के लोगों को मंजूर नहीं है विक्रांत, तो फिर ये इनको कौन आगे कर रहा है? क्यों ये अड़े हुए हैं जबकि ये खुद स्टेक होल्डर्स नहीं है? इनमें से कोई भी अयोध्या निवासी नहीं, किसी ने वहां की लोगों की भावना नहीं समझी, कोई नहीं जानता कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री को डिसमिस करने की बात कर रहे हैं। जाफर याब जिलानी की बात सुने, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने गजेटियर नहीं पढ़ा। 1825 से 1885 का गजेटियर पढ़िए, उससे पहले 1700 का गजेटियर पढ़िए, ट्रैवलॉग्स पढ़िए, जितनी भी बातें पढ़िए, हर जगह बात यही है कि लोगों ने कभी उस स्थान को नहीं छोड़ा, हमेशा उस स्थान का नाम जन्म स्थान था। इस बात को क्यों नकार रहे हैं जाफर याब जिलानी? देखिए आनंद, कहीं ना कहीं राजनीति जरूर इस मुद्दे पर जो हमेशा से चलती रही है वही अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और रिव्यू पिटीशन को लेकर के किस कदर ये लोग अपने आप में सकारात्मक है, इसका अंदाज़ा भी इस बात से लग सकता है कि खुद इन्हें मालूम है कि रिव्यू पिटीशन का आम तौर पर जो कोर्ट में है वो खारिज ही होती है। और 100% के करीब लगभग रिव्यू पिटीशन खारिज होती हैं, क्योंकि जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है वही कोर्ट इस मामले को रिव्यू करती है। वो दोबारा से अगर ये सुनने के लायक समझती है तभी उस पर फैसला करती है। तो ऐसा आमतौर पर नहीं देखने में आता कि अदालत अपने फैसले को बदले। हालांकि चीफ जस्टिस अब रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह जस्टिस बोबडे ने आज शपथ ले ली है मुख्य न्यायाधीश की, तो उनकी बेंच पे अब ये मामला सुने जाने की उम्मीद है। तो लेकिन रिव्यू पिटीशन दाखिल करके, क्योंकि शुरुआत से सभी पक्ष ये कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, खुले मन से स्वीकार करेंगे। और अब रिव्यू पिटीशन में जाना, और रिव्यू पिटीशन में भी तमाम चीज़ें जो उस ऑर्डर में कही गई हैं उसको लेकर के नहीं, बल्कि कुछ 1-2 पॉइंट्स को लेकर के आप अपना विवाद खड़ा कर रहे हैं और लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे पक्ष में हैं। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति और ज्यादा तेज इस मसले पर करने के बड़े कारण बनेंगे। यूनानिमस वर्डिक्ट था, 5 जजों की बेंचों में, और ये यूनानिमस वर्डिक्ट था। ऐसा भी नहीं कि किसी एक जज ने अपना व्यक्तिगत डिसेंट जताया हो या 4:1 या कोई स्प्लिट वर्डिक्ट हो। इसीलिए ये बात है कि क्यों जबरदस्ती इसको मामले को खराब करने की और माहौल को खराब करने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। अयोध्या मसले पर पुनर्विचार याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष दो फाड़ हो गया है। रविवार यानी कल अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। 51 सदस्यों वाली वर्किंग कमेटी की बैठक में 35 से 40 सदस्यों के शामिल होने की बात आधिकारिक तौर पर कही गई। बैठक में शामिल कई सदस्य पुनर्विचार याचिका दायर करने पर सहमत नहीं थे। इसके अलावा मस्जिद के लिए दी जा रही 5 एकड़ जमीन कबूल न करने के रुख से भी कई सदस्य असहमत थे। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने की। उन्होंने कहा और कहा जा रहा है कि खुद अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी ने बैठक के अंत में अपने अध्यक्षीय संबोधन में इशारे में अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि बीते 70 साल से हम इस मसले में फंसे हुए हैं, अब हमें हर पहलू को देखते हुए आगे की सोचनी चाहिए। खबर है कि मीडिया में मुस्लिम पक्ष को जोरदार ढंग से रखने वाले कमाल फारूकी ने भी बैठक में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर अपनी असहमति जताई, मगर उन्होंने यही कहा कि संगठन में व्यक्तिगत राय का महत्व नहीं होता है। हालांकि इन विचारों के समर्थक बोर्ड सदस्यों पर असदुद्दीन ओवैसी, बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी, जाफर याब जिलानी जैसे कद्दावर पदाधिकारी हावी रहे। जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने तो बैठक बीच में ही छोड़ दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जी, और वो ये कहते हैं कि बावजूद कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, बावजूद कि हमने 70 साल मुकदमा लड़ा और हमें हमारा हक बाबरी मस्जिद नहीं मिली, बावजूद कि हम ये जानते हैं कि रिव्यू हमारा 100% खारिज होगा,
लेकिन हमें रिव्यू के अंदर जाना चाहिए। 3 दशकों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लगातार पैरवियों के बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, क्योंकि इनके खोखले दावे थे। मुट्ठी भर मौलाना लोग देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की जो बात कर रहे हैं, ये हकीकत से बिल्कुल परे है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देश के मुसलमानों से ज़मीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार को जल्द से जल्द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बैन लगाना चाहिए। अब हमने ये सुना, दारा शिकोह फाउंडेशन से बोल रहे थे कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद लोग जो हैं पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ फ़ोन पर हैं, शिया वक्फ बोर्ड के। वसीम रिजवी साहब बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल की बैठक में क्यों ये कद्दावर जो पदाधिकारी हैं ये हावी हो गए? क्यों AIM PLB रिव्यू पिटिशन की बात कर रहा है? देखिए, बात उनकी साफ है। हमारे हिसाब से उनको इबादत नहीं करनी है। इबादत करने के लिए 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, हम ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ी जमीन है और उस जमीन पर एक नहीं कई मस्जिदें बन सकती हैं। लेकिन अब कोई इस बात को आमादा हो जाए कि नहीं हमको तो फसाद ही करना है, हमको सड़कों पर खून बहाना है, तो ये वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मंशा है वो साफ जाहिर होती है। इबादत आपको यहाँ नहीं यहाँ करनी है, यहाँ नहीं वहाँ करनी है, कहीं भी आप इबादत कर सकते हैं। आप एक जगह का मुकदमा हार चुके हैं, आप मुकदमा हारे हैं, आप उस पर अपना राइट क्लेम नहीं कर पाए हैं, तभी वो जमीन भगवान राम के जन्म स्थान को मानते हुए राम मंदिर के लिए दे दी गई है। आप ये कहते हो कि उसमें क्योंकि 92 में मस्जिद को तोड़ा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो इलीगल था, और जब तोड़ा गया था तोड़ने वालों को ही क्यों मस्जिद दे दी गई? देखिए, उस स्ट्रक्चर का डिस्प्यूट नहीं था, उस लैंड का डिस्प्यूट था, जिस लैंड के नीचे राम जन्म स्थान था और वहां पर मंदिर के अवशेष पाए गए थे। तो अगर के मान लीजिए एक मकान है, उस मकान का लेकर कोई विवाद चल रहा हो, वो अवैध रूप से वो मकान कहीं पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में बना दिया गया हो और उसको कोई भीड़ भाड़ या किसी पक्ष के लोग उसको तोड़ दे, तो क्या वो राइट एक्ट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि उसको तोड़ा जाना गलत था। अगर मान लिए वो तोड़ी नहीं गई होती, आज वहां मौजूद होती और सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा हार गए होते, तो या तो उसको आपको खुद हटाना पड़ता या गवर्नमेंट को ये निर्देशित किया जाता कोर्ट में कि इसको रिमूव किया जाए और इसको राम मंदिर को दिया जाए। तो ये सारी चीजें मुसलमानों के दिलों में एक नफरत पैदा करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कद्दावर नेता कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों के दिलों में ये बिठाल दिया जाए कि देखो तुम यहाँ पर कमजोर हो गए हो, तुम्हारी इबादत गाहें छीनी जा रही हैं, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हिंदू तुम्हारे पर हावी हो रहा है। ये सारी वो चीजें हिंदुओं के, मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं की नफरत के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसी हेट स्पीचेस जो दी जा रही हैं, ये हिंदुस्तान में एक फसाद कराने की साजिश है। हम सीधी सीधी बात ये करते हैं कि अगर के आप वहां पर मुकदमा हार गए हो, रिव्यू करना आपका अधिकार है। रिव्यू कीजिए। सबरीमाला केस में रिव्यू हुआ, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया, उसके लिए एक बवाल नहीं खड़ा किया गया। रिव्यू हुआ, जब रिव्यू हुआ तब जाके लोगों को पता चला कि रिव्यू इसमें हो गया है, पेंडिंग है, आज जजमेंट आने वाला है। आप रिव्यू करने के बजाय आप बैठकें कर रहे हो। एक देश वसीम रिजवी से फोन हमारा कट गया है, फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम रिजवी का कहना है कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश ये हो रही है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत और विक्रांत भी हमारे साथ हैं। अजीत, बताइए, अयोध्या में अभी क्या माहौल है, लोग क्या चाहते हैं और अंततः इस रिव्यू पिटीशन का से कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि उस दिन मेरी सुब्रमण्यम स्वामी से बात हुई तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ग्राउंड में 2 अप्रैल को भूमि पूजन की तैयारी हो रही है और काम उसी मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। ट्रस्ट बनेगा और उसके बाद जो भी अधिकृत काम होगा 2 अप्रैल 2020 का डेट डॉक्टर स्वामी ने उस दिन मेरे साथ बात करते हुए कही। पर क्या ऐसा ही माहौल आपको ग्राउंड पर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल 23 नवंबर जो आने वाली तारीख है, सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या में होंगे और कहा जा रहा है कि इस केस से जुड़े जो अधिवक्ता होंगे, जो फैसला दिलाने में हिंदू पक्षकारों की मदद की, उनका स्वागत किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कार सेवकपुरम में किया जाएगा, जहां राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं, पत्थर तराश के रखे जा चुके हैं, वहां कार्यक्रम होगा।
कुल मिलाकर ये कहा जाए अगर आनंद की अयोध्या में इस प्रकार का कोई माहौल नहीं, अयोध्या के लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो फैसला है उसे माना जाए। जो निर्माण के कार्य की बात है, जो और सारी चीजें हैं, वहां ट्रस्ट बनाने की बात है, उस पर चर्चा जरूर अयोध्या में चल रही है कि ट्रस्ट में कौन शामिल होगा, किस अखाड़े के लोग शामिल होंगे, किस अखाड़े के लोग नहीं शामिल होंगे, उसको लेकर ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अब वहां चर्चा किसी और बात की हो रही है, अब इस बात की चर्चा ही अयोध्या में नहीं हो रही आनंद की कब। वेलकम बैक। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को देश ने शालीनता के साथ स्वीकार किया। फैसले के बाद देश में हर तरफ शांति रही, लेकिन अब इस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सियासी दल भी इस मामले पर अलग अलग राय दे रहे हैं। अब चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, उनका अधिकार है संविधान के तहत, बिल्कुल वो कर सकते हैं। मगर उसमें ये कहना कि उसमें 0% चांस है फिर भी हम कर रहे हैं, ये गलत बयान है। चांसेस बहुत कम होते हैं रिव्यू में। हमने देखा अभी राफेल में भी यही हुआ, इससे पहले भी रिव्यू पिटीशन सारी फेंक दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये नहीं करते हैं, रिव्यू में कुछ रिकन्सिडर नहीं करते। और फैसला पलटना तो बहुत दूर की बात है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले देश के जितने मुस्लिम उलमा हैं, साधु हैं, संत हैं, सब ने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होगा, जो फैसला आएगा वो सब हम स्वीकार करेंगे। सब ने इस फैसले का स्वागत किया, तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और अब इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। हमें संविधान और कानून पर हम सबों को भरोसा करना चाहिए और ये 500 साल से लोगों ने कानून के तहत ही लड़ाई लड़ी। अब जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे। अब जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चर्चा शाहबानू मामले से लेकर 3 तलाक और अयोध्या विवाद तक में होती रहती है, वो बोर्ड आखिर है क्या? अब हम आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बताते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1972 में हुई थी। ये एक गैर सरकारी संगठन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय मुसलमानों के लिए शरीयत में बने कानूनों को लागू करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की देखभाल करने के साथ ही उनके प्रतिनिधित्व का दावा भी करता है। जी हां, पर क्या ये सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कन्वेंशन की बैठक में बोर्ड का मकसद तय हुआ था। बोर्ड का मकसद भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करना और शरीयत को लागू करना है। विधायिका की ओर से पास के जो कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देते हों, उसका विरोध करना है। अब देखिए, बोर्ड ये देखता है कि भारतीय मुसलमानों को इन कानून से कैसे बाहर रखा जाए, यानी संविधान के दायरे से कैसे बाहर रखा जा सकता है। मुसलमानों को शरीयत में बनाए गए कानून के बारे में बताना, बोर्ड के बनाए कानूनों को लागू करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा के लिए एक्शन कमेटी बनाना। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं। 1972 में जिस दौर में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई थी। कई जानकारों का दावा है कि उस वक्त कई मोर्चों पर घिरी इंदिरा गांधी ने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करवाया था। असल में 1971 के बाद से ही इंदिरा गांधी घरेलू सियासत में बुरी तरह घिर गई थी। एक तरफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादियों की तरफ से उन्हें चुनौती मिल रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उन्हें आंतरिक संकटों से जूझना पड़ रहा था। इस दौरान न्यायपालिका से भी इंदिरा गांधी के संबंध काफी तल्ख हो गए थे। सन 1971 के चुनाव में रायबरेली से हार जाने के बाद राजनारायण ने इंदिरा जी के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया था। 1973 में इजराइल अरब झगड़े में इजराइल को अमेरिकी मदद के खिलाफ सऊदी अरब सामने आ गया। अब ओपेक ने तेल उत्पादन और निर्यात पर सख्ती कर दी, जिससे भीषण तेल संकट पैदा हो गया। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, महंगाई बढ़ गई। इंदिरा तब पाकिस्तान परस्त सऊदी अरब से ही तेल खरीदने को मजबूर थी। कहा जाता है कि चौतरफा परेशानियों से घिरी इंदिरा ने तब भारत के मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथियों और उनके वैश्विक आका सऊदी अरब को खुश करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करवाया और इसके संरक्षण में पूरा योगदान दिया। माना जाता है कि इसके बहाने इंदिरा गांधी खिसक रहे मुस्लिम वोट बैंक के धार्मिक नेताओं को अपने पक्ष में करना चाहती थी।
कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, चेष्टा कर नहीं रहे हैं। ये लोग अपना दुकान चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग यही पर एक अपना ये में कई पार्टी भी लगी हुई है। इन लोगों के कांग्रेस से, इन लोगों के और पार्टियों से इन लोगों के चंदा मिलता है। सरकार के लड़ने खातिर कितना रुपया इनको दिया गया होगा, सरकार दिया है। कांग्रेस के स्वयं वो पार्टी के कपिल सिब्बल स्वयं वकील थे, सब जना वो सरकार के वो लोग को पैसा मिलता है। तो